अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी करने जा रहे हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 के ही पार्ट्स हैं और ये हमारे लेक्चर की कंटिन्यूटी ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं बाय सेम मेथड। ये मेथड हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। सबसे पहले हमने करना क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन को रीराइट करना होता है। तो मैं इक्वेशन को सबसे पहले रीराइट करता हूँ और इसमें जो जो मेरे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनको लिखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, आपने इक्वेशन लिखते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इक्वेशन में एग्जैक्टली वही वैल्यूज इनपुट करें जो आपके पास गिवन है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता था, सेकंड स्टेप में हमने करना ये होता था कि हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला लिखा हुआ है मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड या मैंगनीज के इस ऑक्साइड के अंदर जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखना है। उससे पहले मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ। -2 होता है एक ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए, -4। अब देखें, -4 ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर जोड़ दिया जाए या जमा कर दिया जाए तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। उसकी वजह मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा मेरा रिजल्ट आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी +4। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया मेरे पास, +4। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे मैंने कैलकुलेशन की है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन का क्लोरीन से जब बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली क्लोरीन -1 होगा, हाइड्रोजन +1 होगा। क्लोरीन -1 क्यों होगा, हमने पढ़ा है ग्रुप 7A यानी कि हैलोजेंस, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। लिहाजा आपने याद रखना है, अगर ये आए और ये हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन के अलावा ये अगर जुड़े हुए हैं मेटल से या हाइड्रोजन से, तो आपने याद रखना है इन पे -1 चार्ज होगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाले हिस्से पे, प्रोडक्ट की तरफ। क्लोरीन होता है -1 और इसके साथ 2 का मैं एक वैल्यू लगा रहा हूं, क्यों, 2 क्लोरीन है। तब स्टूडेंट ये है -2 टोटल, तो मैंगनीज को कितना होना पड़ेगा, +2, ताकि इसका रिजल्ट क्या आए, टोटल न्यूट्रल आए। तो यहाँ पे +2 लिखता हूँ और ये जो नीचे मैंने वैल्यू लिखी है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ वाटर की तरफ। वाटर में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, उसकी वजह ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 2 टाइम्स ऑक्सीजन -2। क्लोरीन इधर कौन सी स्टेट में है, क्लोरीन इधर एलिमेंटल स्टेट में है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट चेंज कर रहे हैं सिर्फ उनको लिखा रहने दें। अब आपके सामने जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट चेंज कर रहे हैं उसमें क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, लिहाजा आपके पास क्लोरीन वाला जो हिस्सा है ये आपने लिखा रहने देना है। देखें, इधर 0 हो रहा है Cl2 में और इधर क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट मैंने करना क्या है, ये जो HCl है ना, इसमें क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, यानी कि कांस्टेंट भी है। तो HCl को मुझे 2 दफा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर एक एलिमेंट है से X, किसी भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है या सोडियम से जुड़ा हुआ है, किसी से भी जुड़ा हुआ है, से ये X जुड़ा हुआ है H के साथ। अब X की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज भी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी होती है, और दूसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट भी रहती है। इन दैट केस जो भी X का कंपाउंड होगा ना, आप उसको 2 दफा लिखेंगे, यानी कि HX और HX 2 दफा लिखेंगे इन रिएक्टेंट्स। ये असूल है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फर्दर चेक करता हूं कि HCl के अलावा मैंगनीज, अगर आप मैंगनीज को देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और इसके बाद होगी है +2, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हुई। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारी
जो इक्वेशन है वो क्लीन हो जाए और सिर्फ जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है वो लिखे रह जाए हमारे पास। अब क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज क्लोराइड में चेंज नहीं हुई, लिहाजा मैंने इसको भी रिमूव कर देता हूं, क्योंकि मुझे इस ना होने की वजह से जो करना था ना वो ये था HCl को दोबारा लिखना था, वो मैंने लिख दिया। नाउ अटैच एरोज जहां जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है। ये देखें, ये 4 से हुई है 2 और Cl की -1 से हुई है 0। देखें अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंगनीज +4 से +2 में गया है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसकी हो गई है रिडक्शन। ReD लिखने का मतलब होता है कि इसकी हो गई है रिडक्शन। मैंगनीज तो रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ होगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है और वो रिड्यूस हुआ है तो दूसरा डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हुआ होगा। स्टूडेंट अब क्या करना है हमने, स्टूडेंट हमने चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हुई है। देखिए +4 से +2 हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इधर मैंगनीज कितने हैं, 1 है ना, तो मैं इधर सिर्फ यही लिखूंगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। दूसरी तरफ HCl ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, -1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। स्टूडेंट टोटल गेन कितने हुए हैं इलेक्ट्रॉन 2, लूज कितने हुए हैं 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन हो, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज हो। अब जिसको जिससे मल्टीप्लाई किया, देखें मैंगनीज में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन हुए हैं, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करके 2 आंसर लाया जा सकता है, और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आंसर लाया जा सकता है। तो ऊपर वाले को जिससे मल्टीप्लाई किया वो यहां लिखना है। अब देखें आप कहेंगे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा मैं भी क्या करता हूं 1 नहीं लिखता, मैंने यहां से 1 को रिमूव कर दिया। अब इसको मैंगनीज वाले हिस्से को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, HCl वाले हिस्से को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये अब मेरे पास बैलेंस हो गए वो स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे थे। अगर आप गौर करें तो मैंगनीज भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, वो क्लोरीन जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे थे। अब मैं क्या करता हूं, बाकी के क्लोरीन बैलेंस करता हूं। देखें इधर HCl के साथ मैं 2 लगा देता हूं। अब मैं इंस्पेक्शन मेथड की तरफ जा रहा हूं। इंस्पेक्शन मेथड की तरफ इसलिए जा रहा हूं कि अब मैंने जो क्लोरीन बैलेंस करने हैं वो ऐसे नहीं है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। ये जो मैंने HCl शुरू में लिखा हुआ है, ये वाला HCl एक्चुअली मुझे तब लिखना पड़ा जब मेरी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। अब मैंने स्टूडेंट क्या किया, इसके साथ 2 लगाया तो क्लोरीन दोनों साइड पे बैलेंस हो गए। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो नीचे HX वाला रूल लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब क्लोरीन बैलेंस हो गए, मैंगनीज बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। इस तरफ 2 हाइड्रोजन और इस तरफ 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन। तो मेरे पास वाटर के पास कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2। अब मैं उसी कलर से लगाऊंगा जिस कलर से मैंने बाकी वैल्यूज को लिखा है। अब ऑक्सीजन की बात करें, मैंने आपको पहले बताया है कि ऑक्सीजन अगर बच जाए, एंड पे आ जाए, तो वो खुद ही बैलेंस हो जाता है। इट एक्चुअली बैलेंस इटसेल्फ जब हम इक्वेशन के बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। लिहाजा अगर मैं ये हाइड्रोजन के 2 रिमूव कर दूं और इक्वेशन को दोबारा लिखूं प्रॉपर वे में, तो आपको ये समझ आ जाएगी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये टोटल बन गया आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl मेक्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2 वाटर plus chlorine gas. Now students, let's move on towards the 5th part. Now student, we are going to solve 5th part. देखें इसको मैं ना सबसे पहले तो लिखता हूँ, और मैं इसे लिखने से पहले एक चीज़ ज़रा देख लूँ कि ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रही है। याद रखना ये लग रही है, ये है नहीं इतनी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी इजियर टू सॉल्व। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ इसे। ये बना फेरस सल्फेट FeSO4। एक्यूरेटली स्पीकिंग दिस शुड बी फेरिक सल्फेट, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो है वो ज्यादा है, तो इसको मैं फेरिक सल्फेट कहूंगा। उसके बाद क्रोमियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट है
और वाटर है। स्टूडेंट मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि आपने याद रखना है कि जो ग्रुप 1 की मेटल हैं, ग्रुप 2 की मेटल्स हैं, हाइड्रोजन है, वाटर है, ऑक्सीजन है, यूजुअली ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं करते। लिहाजा मुझे शक सिर्फ जो पड़ेगा ना वो आयरन पे, सल्फर पे, क्रोमियम पे पड़ेगा। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको जरा ध्यान से गौर से समझूं। पहली बात है, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि गौर से देखें सारे तो SO4 है। लिहाजा सल्फर भी अपेरेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा होगा। सिर्फ जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मुझे अपेरेंटली लग रही है वो आयरन और क्रोमियम में है। यूजुअली जब भी दो मेटल्स किसी इक्वेशन में इकट्ठी आ जाएं और वो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही हों, तो उसमें से यूजुअली एक ऑक्सीडाइज हो रही होती है और एक रिड्यूस हो रही होती है। आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम इसकी रीजंस पढ़ लेंगे। फॉर अ टाइम बिंग हम इस इक्वेशन को एक दफ़ा प्रॉपरली लिख लिया और इसमें स्केलेटल फॉर्म बनाना बाकी रह गई है, वो मैं इसकी बनाता हूं। देखिए सल्फेट पे ओवरऑल चार्ज होता है -2। बेहतर है कि आप सल्फेट पे ओवरऑल चार्ज लिख लें, क्योंकि सल्फेट चेंज नहीं हो रहा, SO3 में नहीं कन्वर्ट हो रहा कि मैं इसका चार्ज बदलूं। वैसे अगर आप सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट पे -2 चार्ज क्यों होता है इसको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए सल्फर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो -2 × 4 हो गया। और सल्फर पे जो चार्ज होता है ऑक्सीजन से जुड़ने की वजह से होता है 6। तो टोटल आंसर क्या आया, +6 - 8 = -2। तो सल्फेट पे जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है -2। अब मैं क्या करने लगा हूं, जहां जहां सल्फेट है वहां वहां -2 लिख देता हूं। इसको यूं लिख देते हैं और इसको भी यूं लिख देते हैं और यहां भी यूं लिख देते हैं फॉर सल्फेट। अब जो चार्जेस हैं दूसरे उनको लिखते हैं। आयरन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट, -2 है, तो यहाँ आयरन पे +2 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस होके जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। अच्छा पोटाशियम पे तो +1 होता है, तो +1 × 2 पोटाशियम पे होगा। ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो -2 × 7 14 होगा। तो स्टूडेंट गौर से देखना आपने, यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 7, तो मैं यहाँ पे 7 ही लिखता हूँ। आप कहते हैं कि ये क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा, ये तो पता ही नहीं लग रहा, बड़ा आसान है। पोटाशियम क्रोमेट जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर चार्जेस का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 +2 पोटाशियम का, क्रोमियम 2 है, तो अगर एक क्रोमियम पे x है तो 2 क्रोमियम पे क्या हो गया 2x। और ऑक्सीजन पे कितना है, एक पे -2 है, तो 7 ऑक्सीजन पे क्या हो गया -14। तो अब मेरे पास जो आंसर आया वो आया 2x - 12 = 0। तो 2x = 12, तो यहां से x = 6। ये आपके पास आंसर आ गया, x = 6। यानी कि क्रोमियम पे जो चार्ज आपके पास आया है वो है +6। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा ये एक क्रोमियम पे है, इधर हमारे पास 2 क्रोमियम है टोटल। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये नीचे वाली वैल्यू को रिमूव कर लेता हूँ। हाइड्रोजन +1 × 2 एज यूजुअल, ये चेंज तो होता नहीं। अच्छा अब यहाँ आयरन 2 है, ठीक है, टोटल सल्फेट पे चार्ज कितना है, एक पे -2 है, तो 3 सल्फेट्स पे कितना हुआ -6 हुआ। तो 2 आयरन पे +6 होना चाहिए, 2 आयरन पे +6 होना चाहिए, तो एक आयरन पे क्या होगा +3 × 2। अगर आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें तो इसे लिख लेता हूं +3 और ये हो गया × 2। और यहाँ पे क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा, अगेन +6 ही होना चाहिए, क्योंकि उतने ही क्रोमियम जुड़े हुए हैं, तो ये +3 × 2 हो गया। पोटाशियम +1 होता है, तो +1 × 2 हो गया। वाटर में एज यूजुअल हाइड्रोजन +1 × 2 और ऑक्सीजन -2 होता है, उसको मैं लिख देता हूँ, लेकिन मेरे काम का नहीं है। अब जो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुए उनको मिटा दें, ताकि आपकी स्केलेटन इक्वेशन क्लीन हो जाए। अब इसमें आयरन और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, और आयरन और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रह रही।
लिहाजा मैं इसको 2 दफा किसी भी वैल्यू को नहीं लिखूंगा। लिहाजा एक नई बात इसमें ये आई कि जरूरी नहीं कि अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो तो कांस्टेंट भी रहे। अब मैं ये यहाँ से +2 रिमूव कर दिया, ये पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि वाटर में सेम वैल्यू से है, सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट और वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी रिमूव कर दी मैंने। अब मेरे पास इक्वेशन नीट एंड क्लीन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एरो लगाता हूँ जो ऑक्सीडाइज हुए हैं और जो रिड्यूस हुए हैं। देखें क्रोमियम से क्रोमियम तक का एरो। हुआ क्या, टोटल क्रोमियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट? पहले थे 12, उस पर टोटल जो चार्ज था वो +12 था। टोटल स्टूडेंट कितना चार्ज था? +12। अब टोटल चार्ज क्या है? +6। देखें +3 2 6, +6 2 12। तो इसका मतलब दो क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए ना 2 क्रोमियम में, तभी तो +2 से +6 चार्ज होगा। +6 चार्ज तभी मेंटेन होता है जब +12 से +6 तक तभी चार्ज जाएगा जब 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वरना ये +12 से +12 ही रहता। इसमें 6 यूनिट्स की कमी इसलिए आई है क्योंकि उसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब 2 क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, लेकिन गेन तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं +6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अब मैं आयरन को देखता हूं। आयरन +2 था, आयरन 1 +2 था। प्रोडक्ट में कितना हो गया? एक आयरन की बात कर रहा हूं, एक आयरन +3 हो गया, और ये यहां क्या था? +2। तो एक आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तभी वो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कर गया है। तो यहां पे मैं आपको हिंट बता देता हूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब +2 से +1 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो खैर यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं आयरन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज किया, निकाल दिया। ठीक हो गया। स्टूडेंट मुझे ये बताएं, टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं क्रोमियम के 2 एटम्स ने, लेकिन इधर आयरन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मुझे इसको 6 के बराबर लाना है, तो मैं क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। ऊपर वाला पहले ही 6 है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करके 6 के इक्वल कर देते हैं। तो यानी कि मैंने जो आयरन वाला पार्ट है FeSO4, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बैलेंस होगा। तो अगर मैंने आयरन, इधर 6 आयरन हो गए तो प्रोडक्ट में 2 आयरन है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। क्यों? Fe2 है। क्रोमियम तो पहले ही बैलेंस है, उसको 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया मेरा आयरन वाला हिस्सा बैलेंस। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ। बल्कि हाइड्रोजन से भी आसान है, हम सल्फेट्स की तरफ चलते हैं। सल्फेट एक है आयरन सल्फेट FeSO4 के साथ एक सल्फेट ये जुड़ा हुआ है, एक सल्फेट ये है। अब ये आयरन सल्फेट वाले के साथ तो 6 मल्टीप्लाई कर दिया, उसको नहीं मैंने छेड़ना। तो 6 सल्फेट आयरन के साथ जुड़े हुए हैं और एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मेरे पास कितने सल्फेट है यहाँ पे? 7। मेरे पास 7 SO4 है इस साइड पे। अच्छा दूसरी साइड पे कितने हैं? 3 सल्फेट ये है और 3 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो कितने सल्फेट हो गए? 9। यहाँ कितने हैं? क्रोमियम के साथ 3, पोटाशियम के साथ कितने हैं? 1। तो इधर टोटल 13 सल्फेट हो गए। तो मुझे 13 करने के लिए यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो मेरे 7 सल्फेट, जहाँ 1 था ये 7 सल्फेट हो गए, तो सल्फेट मेरे दोनों तरफ 13 13 हो जाएंगे।
अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सारी जो सल्फेट से रिलेटेड मैंने बातें की हैं। नाउ पोटाशियम भी बैलेंस्ड है, सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस रहना बाकी रह गए हैं। देखें यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड वाले में, तो यहाँ पे वाटर के साथ ये जो प्लस लिखा है, पहले इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करके आगे लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ 7। अब ये 7 हो गया। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉर अ टाइम बिंग आप समझे बैलेंस नहीं भी हुए, तो हम ऐसा करते हैं दोनों साइड की ऑक्सीजन्स को गिन लेते हैं, तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। आप ऐसा करें, रिएक्टेंट्स में मौजूद ऑक्सीजन करें। फेरस सल्फेट में टोटल जो ऑक्सीजन की तादाद है वो 4 ऑक्सीजन ईच फेरस सल्फेट है, तो 6 फेरस सल्फेट में कितने हो गए 24, तो 24 प्लस 7 ऑक्सीजन पोटाशियम डाइक्रोमेट में है, तो 7 वो हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड में एक में 4 है, तो 7 में कितने हो गए 28। ओके, अब फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो होंगे वो होंगे 12 इंटू 3, यानी कि सल्फेट के 3 आयंस हैं एक फेरिक सल्फेट में, तो 12 इंटू 3 36, और अगेन 12, और 4 पोटाशियम सल्फेट में, क्रोमियम सल्फेट में 12 है, पोटाशियम सल्फेट में 4 है, और 7, तो ये टोटल बराबर हो गए। तो ऑक्सीजन भी टोटल इक्वल आए हैं ऑन बोथ साइड, 59 और 59 आए हैं। नाउ स्टूडेंट आप इस बात को समझ लें कि जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उसको हम लीस्ट प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है अगर हम बाकी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ ताकि ये इक्वेशन में दोबारा लिख सकूं। 6FeSO4 प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 7 सल्फ्यूरिक एसिड makes 3Fe2SO4 whole thrice chromium sulfate, potassium sulfate, water. Now this is the balanced chemical equation for this reaction. अब ये पहली 6 हो गई। नाउ लास्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।